हेलो दोस्तों आज हम एक ऐसी कंपनी की बात करेंगे जिसका मार्केट कैप मात्र 180-190 करोड़ रुपए के आसपास में है। कंपनी में पोटेंशियल है 2000 करोड़ तक का होने का। FY26 में जो पैट और रेवेन्यू लेवल पे ग्रोथ रही है वो करीब करीब 60-70% की रही है। दोस्तों मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये कंपनी 2000 करोड़ की बनेगी। सवाल ये है कि क्या इस कंपनी में पोटेंशियल है, और इसे है ना हम नंबर्स और डेटा से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आपको है ना कभी भी डायरेक्शन वाइज देखना है, कोई भी कंपनी आप लेते हैं या ट्रैक करते हैं कि वो डायरेक्शन वाइज वो कंपनी दिशा वाइज किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर वो दिशा वाइज सही डायरेक्शन में जा रही है तो देर सवेर है ना उसका शेयर प्राइस को फॉलो करेगा। दोस्तों आज हम जिस कंपनी की बात करें उसका नाम है DSM फ्रेश फूड्स। दोस्तों कंपनी है ना बेसिकली मटन, चिकन, फ़िश हो गया, सी फूड हो गया, इसको पैक करके सेल करती है। दोस्तों कंपनी के बारे में डिटेल में बात करने से पहले है ना हम इसकी इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। दोस्तों कंपनी ये जो मार्केट है, मीट मार्केट, मटन मार्केट, चिकन मार्केट, ये करीब ये लगा लीजिए 90% अनऑर्गेनाइज्ड है। ये बाहर दुकानों में सेल होता है, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट नहीं है, ठीक है। सिर्फ 10% ही ऑर्गेनाइज्ड है। कुछ कंपनीज़ हैं जो इस सेगमेंट में काम कर रही हैं। तो ये लगा लीजिए काफ़ी ये मार्केट ये लगा लीजिए 10 से 20%, 30% पे जब ऑर्गेनाइज होगा तो ये लगा लीजिए जो कंपनीज ऑलरेडी मार्केट में हैं ये कंपनी कितनी बड़ी बन सकती हैं। तो पोटेंशियल तो काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा जो मीट मार्केट है वो करीब 10-11% से ग्रोथ करेगा 2030 तक एज़ पर इंडस्ट्री रिपोर्ट्स। तो ये लगा लीजिए जो भी हमारी GDP ग्रोथ है उसके मुकाबले डबल से ग्रोथ करेगा ये, ठीक है। इसके अलावा रेडी टू कुक और रेडी टू ईट वाले जो कैटेगरी है वो करीब 19-20% से ग्रोथ करेगी। तो ये लगा लीजिए 19-20% से ग्रोथ करेगी। तो ये लगा लीजिए जो कंपनीज अच्छी कंपनी है वो 30-30, 40-40% ग्रोथ कर सकती हैं दोस्तों, जिनका एग्जीक्यूशन अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो प्रोटीन मार्केट है वो करीब 14-15% से ग्रोथ कर रहा है इंडिया में, ठीक है। क्योंकि इंडिया में वैसे ही ये लगा लीजिए सभी बोलते हैं कि कार्ब बेस्ड डाइट है, प्रोटीन इनटेक कम है। तो ये लगा लीजिए 15% से अगर ये भी मार्केट करेगा तो इस तरीके की कंपनीज़, क्योंकि ये भी इसी सेगमेंट में काम कर रही हैं, क्योंकि नॉनवेज एक प्रोटीन सोर्स है, ठीक है। तो ये लगा लीजिए इस सेगमेंट में जो कंपनीज़ काम कर रही हैं वो भी किस लेवल से ग्रोथ करेंगी। तो ये लगा लीजिए ग्रोथ तो है, देखिए इंडस्ट्री रिपोर्ट्स की माने। और जो भी मैंने बात करी है ये करीब 2030 से 34 तक के डाटा हैं कि इंडस्ट्री रिपोर्ट्स हैं कि उस समय तक ये करीब 15 से 20% से ग्रोथ करेगी, ये इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी। दोस्तों कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। जो DSM फ्रेश फूड्स है ये बेसिकली है ना इनके 2 ब्रांड हैं। जेप फ्रेश इसमें बेसिकली है ना मटन, चिकन, फ़िश और सी फूड बेचती है इस कैटेगरी में, और ये पहले से इनके पास में था, ठीक है। FY26 में इन्होंने एक मीवा फूड नाम से एक ब्रांड लॉन्च किया है, ठीक है। तो अभी इनके पास में 2 ब्रांड हो गए, जेप फ्रेश और मीवा फूड के नाम से। तो जेप फ्रेश में बेसिकली मटन, चिकन और सी फूड बेचते हैं ये दोस्तों, और मीवा फूड्स में रेडी टू ईट, रेडी टू कुक बेचते हैं, जैसे मोमोज वगैरह हो गया, स्प्रिंग रोल हो गया। इसके अलावा रेडी टू कुक के कुछ आइटम्स हो गए, ठीक है। तो ये बेसिकली ये कंपनी का बिज़नेस है। कंपनी के बेसिकली 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थे, अभी चौथा हो गया है, ठीक है। दिल्ली में है, मुंबई में है, इसके अलावा बेंगलोर में है। ये बेसिकली नॉन वेज के हो गए, ठीक है। अभी कंपनी ने चंडीगढ़ में अपना प्लांट ओपन किया है। 5500 टन का प्लांट ओपन किया है एनुअली, जो इसकी कैपेसिटी है, ठीक है। पहले जो भी इनके दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर में प्लांट थे उनकी 3300 टन की कैपेसिटी थी ईयरली, ठीक है। तो ये बढ़ के टोटल मिला के 8800 टन की कैपेसिटी इनकी हो गई है अभी, ठीक है। तो ये लगा लीजिए करीब कैपेसिटी इन्होंने 100% से बढ़ाई है। इसके अलावा इन्होंने कुछ एक्वायरमेंट भी किए हैं, ठीक है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, एक्वायर जो किए हैं, ठीक है। मैंने कुछ चीज़ें नोट डाउन करी हैं, वही मैं चीज़ें देख रहा हूँ, ठीक है। कंपनी बेसिकली क्या करती है, कंपनी बेसिकली ना डायरेक्ट फार्मर्स से कांटेक्ट करती है। प्लस पॉइंट ये है, तो डायरेक्ट फार्मर से कांटेक्ट करने पे जो मिडल मैन होते हैं, जैसे मान लीजिए जो ट्रेडर्स हो गए, मंडीज हो गए, यहाँ से कंपनी बोल रही है करीब 20% के आसपास मार्जिन जो इनका बच जाता है, जो फार्मर से डायरेक्ट कांटेक्ट करके, ठीक है। तो डायरेक्ट फार्मर से कांटेक्ट करते हैं, सोर्स करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और उसको सेल करते हैं, ठीक है। तो सोर्स का आपको पता लग गया कि कैसे सोर्स कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट मंडीज़ और होलसेलर्स को इन्होंने अवॉइड किया है, ठीक है, उनको बीच में से हटाया है। उसके कारण इनका जो मार्जिन है करीब ये मान लीजिए 20% से जो मार्जिन बचा रहा है ग्रोस लेवल पे, ठीक है। इसके अलावा कंपनी ने करीब ये लगा लीजिए 300 फार्मर्स के साथ में अभी हाल फिलहाल में FY26 में ही
असम में टाई अप किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, जो 200 एकड़ में 270 एकड़ में करीब करीब फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है, इस सी फूड की, ठीक है। तो उनके साथ में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया है, तो वहाँ से डायरेक्ट सोर्सिंग करेंगे, तो ये लगा लीजिए वहाँ से इनको है ना मार्जिन इनको हाई मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हाँ, ये सेल किनको करते हैं, ये बेसिकली है ना होरेका मॉडल पे सेल करते हैं अपने ये जो नॉन वेज वाला कैटेगरी है उसको। होरेका मॉडल मतलब होटल, रेस्टोरेंट और कैफ़ेज़ को सेल करते हैं। करीब करीब 300 के आसपास इनके कैफ़ेज़ के साथ में रेस्टोरेंट, होटल और कैफ़ेज़ के साथ में कॉन्टैक्ट है, ठीक है, तो उनको ये डायरेक्ट सेल करते हैं। इसके अलावा ये वेबसाइट्स हो गई जैसे जोमेटो, जेप्टो वगैरह हो गई, ठीक है, इनके ऊपर ब्लिंकिट वगैरह इनके ऊपर सेल करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने FI 26 में जो मीवा फूड नाम से जो ब्रांड लॉन्च किया है वो बेसिकली इसलिए लॉन्च किया है कि इनके SKUs बढ़ाने के लिए। तो करीब करीब कंपनी के पास में मेरे ख्याल से जो SKUs हैं 300 प्लस SKUs हो गए हैं अभी मीवा फूड आने के बाद में। और मीवा फूड का मेनली इनका जो टारगेट है कि ये एक्सपोर्ट करेंगे, लाइक US में, कनाडा में, यूरोपियन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये लगा लीजिए कि वहाँ पे मार्केट अच्छा है इन चीज़ों का, ठीक है। बेसिकली हम रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। FI 26 में जो इनका चिकन से 50%, मटन से करीब करीब 27% और सी फूड है जो फ़िश वाली कैटेगरी होगी वहाँ से करीब करीब 23% का है। कंपनी ये बोल रही है कि हमें ना ये जो सी फूड वाली कैटेगरी है इसको है ना हम बढ़ा के अपने रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में हम 30-35% तक ले जाएंगे आने वाले समय में। और मटन विद टाइम हम इसको रिड्यूस करेंगे क्योंकि मटन में इतना मार्जिन नहीं है। सी फूड इसलिए ले जाएंगे क्योंकि इसमें मार्जिन अच्छा है। कंपनी की B2B में जो सेल्स हैं वो करीब करीब 68% के आसपास है, 32% करीब करीब B2C की सेल है। कंपनी बोल रही है कि जो B2C है उसमें मार्जिन इनको अच्छा है, करीब करीब ग्रोस लेवल में 45-50% का मार्जिन है। और वहीं पे अगर आप देखेंगे B2B में इनका जो मार्जिन है करीब करीब, ग्रोस मार्जिन की बात कर रहा हूँ मैं, करीब करीब 25 से 30% का मार्जिन है। तो ये लगा लीजिए अगर B2C सेल करते हैं तो डबल इनके मार्जिन्स हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या है कि होटल्स वगैरह क्या है कि बल्क में चीज़ें खरीदते हैं, होटल रेस्टोरेंट्स वगैरह, तो इसीलिए वहाँ पे मार्जिन्स थोड़े से कम हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो देखिए B2C में बेसिकली ना वेबसाइट्स के थ्रू, ठीक है, एप्लीकेशंस के थ्रू और जो रिटेल आउटलेट्स हैं उनके थ्रू बेचते हैं। अभी हाल फिलहाल में कंपनी ने क्या ट्रायल किया था 15 से 20 स्टोर्स का। वहाँ पे क्या है कि अपने इन प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं और वो ट्रायल कंपनी बोल रही है कि एनकरेजिंग रहा है, सक्सेसफुल रहा है। और कंपनी है ना अभी 100 स्टोर्स के आसपास में पार्टनर्स के साथ में, खुद का इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा उसमें, तो ये पार्टनर्स के साथ में ये मान लीजिए कि ओपन करेंगे उस चीज़ को, जो आउटलेट्स हैं इनके, ठीक है। खुद का कुछ भी पैसा नहीं लगेगा और विद द टाइम इसको बढ़ा के है ना 300 से 400 लेके जाएंगे, ठीक है, इसको। तो ये आपको पता लग गया कि कंपनी का बिज़नेस मॉडल क्या है, ठीक है। कंपनी ना बेसिकली 4-5 स्टेट में ही काम करती है, जैसे यहाँ पे नॉर्थ में हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है। इसके अलावा यूपी हो गया, साउथ में कर्नाटका हो गया क्योंकि बेंगलोर हो गया। इसके अलावा जो मुंबई लोकेशन है तो महाराष्ट्र को कवर करती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इनका प्लांट है, ठीक है। कंपनी का देखिए FI 26 के नंबर्स की बात कर लेते हैं। जो FI 25 में जो कंपनी की जो रेवेन्यू था वो करीब करीब ये लगा लीजिए करीब करीब मेरे ख्याल से 131 करोड़ के आसपास था और वो बढ़ के ना 221 करोड़ के आसपास में हो गया। तो करीब करीब 60% के आसपास की ग्रोथ है मेरे ख्याल से, ठीक है, 70% के आसपास की ग्रोथ है, सॉरी, ठीक है। कंपनी का जो एबिटा मार्जिन है वो करीब करीब लगा लीजिए 12% से बढ़ के 12% FI 25 में था, वो बढ़ के 14% हो गया है, ठीक है। कंपनी का जो पैट है वो ये लगा लीजिए करीब करीब लगा लीजिए 9 करोड़ था और 9 से 14 करोड़ हो गया है। तो पैट लेवल पे करीब करीब 60% की ग्रोथ है। तो अगर आप देखेंगे रेवेन्यू 70% बढ़ा है, पैट 60% बढ़ा है, ठीक है। तो कारण क्या है कि कंपनी ने कुछ एक्विजिशन किए हैं, ठीक है, उनका देखिए थोड़ा सा असर रहता है और कंपनी का बेसिकली ना थोड़ा सा टैक्स बढ़ गया है, उसके कारण इनके मार्जिन्स वो आ गया क्योंकि एबिटा लेवल पे तो कंपनी ने 12 से 14% बढ़ाया है, ठीक है। कंपनी ये बोल रही है कि है ना आने वाले समय में जो इनका एबिटा मार्जिन अभी 14% के आसपास है वो करीब करीब 3-4% और बढ़ेगा, ठीक है। तो ये लगा लीजिए कंपनी टारगेट कर रही है उसको कि करीब करीब हमें ना 17-18 से 18-19 की रेंज में हम इसको लेके चले जाएंगे, ठीक है, जो एबिटा लेवल पे मार्जिन है, ठीक है। तो ये लगा लीजिए यहाँ से इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। इसके अलावा सी फूड में ये कंपनी बोल रही है कि हमें ना सी फूड में मार्जिन्स अच्छे हैं तो हमें ना उसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे,
अभी करीब करीब 23% है, तो यहाँ से 50% और बढ़ेगा तो वहाँ से भी मार्जिन इनके बढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा फार्मर से डायरेक्ट सोर्सिंग करते हैं, ठीक है, तो वहाँ से भी इनके मार्जिन्स बढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीज़ों की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। इन्होंने ना कुछ एक्विजिशन वगैरह की है, उनकी बात कर लेते हैं। FI 26 में डॉक्टर मीट करके इन्होंने एक्विजिशन किया है, और उससे बोल रहे हैं ना कि जो ब्रांड, जो इनका जेफ्रेश वाला ब्रांड है जिसके अंदर ये नॉनवेज वगैरह बेचते हैं, नॉनवेज वाली चीज़ें बेचते हैं, ठीक है, तो उसमें ना 4x रेवेन्यू ग्रो हो गया है, ठीक है। तो उसको ये मान लीजिए इन्होंने ना बेंगलोर वाला जो मार्केट है, बेंगलोर मार्केट का जो रेवेन्यू है 4x हुआ है, तो ये लगा लीजिए कि एक्विजिशन ये वाला तो सही रहा है उनका, ठीक है। एक बोंजारो करके एक्विजिशन किया है, वो फ़िश सेगमेंट में काम करता है, सी फूड वगैरह में काम करता है। पहले साल ही है ना उसका रेवेन्यू करीब करीब 10 करोड़ के आसपास में रहा है, ठीक है। उसको है ना इन्होंने उसको भी मर्ज कर दिया जेफ्रेश में, क्योंकि उसमें नॉनवेज वाली चीज़ें बेचते हैं, ठीक है। एम्ब्रोजिया करके फ्रोजन फूड, एम्ब्रोजिया फ्रोजन फूड करके इन्होंने वो एक्विजिशन किया है। उसको है ना बेसिकली ये बेसिकली एक्सपोर्ट के लिए कर रहे हैं, और वो मीवा फूड में गया है, ठीक है, क्योंकि मीवा फूड इन्होंने बेसिकली एक्सपोर्ट के लिए किया है, ठीक है, क्योंकि उसमें रेडी टू ईट, रेडी टू कुक आइटम्स हैं, ठीक है। इसके अलावा कंपनी है ना एक्विजिशन इसलिए किया है कि ताकि इनके SKUs वगैरह बढ़ जाएं, ठीक है। अभी कंपनी ने ना, एक कंपनी थी इनके पास में, एक्विजिशन किया था एवियम करके, ठीक है, एवियम फूड टेक करके, उसमें अपना स्टेक बढ़ा के 75 से 100% कर दिया है, ठीक है। तो ये लगा लीजिए कंपनी ने इतनी एक्विजिशन करी है, उसके बाद में भी कंपनी अपना पैट बढ़ाने में कामयाब रही है दोस्तों। और इन्होंने बेसिकली इनका एबिटा गिरा नहीं है, एबिटा मेंटेन रहा है, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, ठीक है। कंपनी है ना खुद के स्टोर नहीं खोल रही, को ब्रांडेड में खोल रही है, जैसे मैंने बात करा था, इन्होंने ट्रायल भी किया, ट्रायल सक्सेसफुल रहा है, तो को ब्रांडेड में क्या है कि खुद की इन्वेस्टमेंट इनकी नहीं रहेगी, ठीक है। इसके अलावा मैं अगर बात करूं, कुछ और चीज़ों की बात कर लेते हैं, कुछ गाइडेंस की बात कर लेते हैं। कंपनी बोल रही है कि हमारा FI 27 में जो रेवेन्यू गाइडेंस है वो करीब करीब 70-80% का रेवेन्यू गाइडेंस दे रही है, तो यहाँ से लगा लीजिए 70-80% करीब करीब आप लगाएंगे, तो करीब करीब 400 करोड़ के आसपास का इनका, ये मान लीजिए 400 पौने 400 करोड़ के आसपास का इनका FI 27 में रेवेन्यू हो सकता है, एज़ पर गाइडेंस। मैं एज़ पर गाइडेंस की बात करूँगा, ठीक है। इसके अलावा कंपनी ये भी बोल रही है हमारा एबिटा मार्जिन बढ़ेगा 17 से 19 की रेंज में, 3 से 4% की उम्मीद लगाई है उन्होंने। मैंने रीज़न भी बात करा कि क्योंकि इनका सी वाला, और इसके अलावा सी जो कैटेगरी है सी फूड की, वो बढ़ेगा। इसके अलावा इनके एक्सपोर्ट्स वाली जो एक्सपोर्ट वगैरह हैं, ठीक है, वो बढ़ेंगे, जो इनको बेसिकली इन्होंने जो मीवा फूड है उसके लिए टारगेट किया है, ठीक है। एक और चीज़ थी कि जो मीवा फूड का जो इन्होंने हाँ, एक कुछ चीज़ें और हैं जिनकी बात कर लेते हैं। कंपनी ये चीज़ बोल रही है कि जो B2B और B2C का जो कंट्रीब्यूशन है, रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन विद टाइम है ना 50-50 करने का टारगेट है, जो अभी 32% पे B2C से आ रहा है, तो इससे भी मार्जिन्स बढ़ेंगे, ठीक है। और B2C से मैंने बात करी थी कि भाई 45 से 50% के ग्रॉस मार्जिन है, और B2B में 25 से 30% के आसपास के मार्जिन है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीज़ों की बात कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, कंपनी ये बोल रही है कि करीब करीब ना जो मीवा फूड का ब्रांड है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट के लिए टारगेट है और इंडिया के लिए भी टारगेटेड, बट बेसिकली वो एक्सपोर्ट के लिए बनाया गया है, जो जिसमें रेडी टू ईट, रेडी टू कुक वाले आइटम्स हैं, वो बेसिकली FI 27 में बोल रहे हैं कि 15 से 20% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन रहेगा, और विद टाइम, लॉन्ग टाइम में, लंबे समय में करीब करीब 25% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन का टारगेट है उससे, ठीक है। और करीब करीब US, कनाडा और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनको टारगेट कर रही है कंपनी, ठीक है। कंपनी बोल रही है कि जो अभी जो रेवेन्यू रन रेट आ रही है इनकी, वो करीब करीब 40 करोड़ के आसपास की आ रही है, ठीक है। और ये लगा लीजिए कंपनी बोल रही है कि इस साल में करीब करीब 70 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, बट जो एनुअल जो रन रेट स्टार्टिंग जो मई जून में आई है वो करीब करीब 40 करोड़ के आसपास की आई है, कि 40 करोड़ तो पक्का ही पक्का है, बट विद टाइम ये देखिए पेस पकड़ेगा, ठीक है। तो कंपनी ये लगा रही है कि 70 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इससे हो जाएगा, मीवा फूड वाली जो कैटेगरी है इससे। मीवा फूड बेसिकली चंडीगढ़ का में इनका प्लांट लगा है उसके लिए, ठीक है। तो कंपनी बोल रही है इससे है ना मैक्सिमम 500 करोड़ तक का रेवेन्यू हम इससे कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और चीज़ों की बात कर लेते हैं, कुछ चीज़ मिस हो गई तो इसके अलावा हाँ, देखिए कंपनी है ना लॉन्ग टर्म का इनका शायद FI 28 एंड का टारगेट है कि 700 करोड़ प्लस का इनका रेवेन्यू का टारगेट है, ठीक है। तो हमें ना फ्यूचर नंबर्स की कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो अभी करीब करीब इनका जो पैट मार्जिन है 6.5% के आसपास है,
ठीक है। 221 करोड़ की सेल पे 14 करोड़ का पैट अगर आप लगाएंगे तो 6.5 करोड़ के आसपास का पैट है। और कंपनी एबिटा ये मान लीजिए 3 से 4% बढ़ाने की बात करें तो पैट भी ये लगा लीजिए बढ़ेगा। तो अगर मैं ये लगाऊँ कि अगर पैट 1.5% भी बढ़ता है, ठीक है, और 700 करोड़ के अगर रेवेन्यू पे मैं बात करता हूँ तो 700 करोड़ के रेवेन्यू पे 8% का पैट, तो करीब करीब ये लगा लीजिए 55-56 करोड़ का इसका पैट हो सकता है आने वाले 2 सालों में। और अगर इसको मार्केट पी करीब करीब 30 से 40 का दे तो ये लगा लीजिए कि कंपनी करीब करीब 1500 से 2000 करोड़ या उससे ऊपर की कंपनी हो सकती है दोस्तों, ठीक है। अगर मैं वैसे नंबर्स में बात करूँ तो करीब करीब लगा लीजिए 2200 करोड़, 55 × 40 को अगर आप करोगे तो करीब करीब 2200 करोड़ आ रहा है, ठीक है। तो 2200 करोड़ की हो सकती है और अगर 30 का पी लेंगे तो करीब करीब 1700-1800 करोड़, तो ये 2000 करोड़ तक की कंपनी हो सकती है, ठीक है। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बनेगी ही बनेगी, ये देखिए रफ़ कैलकुलेशन है। अब एलोकेशन की बात कर लेते हैं कि आप देखिए किसी को भी देखिए मुझे ये लगता है कि आपको है ना सीधा इस वीडियो को देखते ही इस शेयर को लेने के लिए खुद नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको खुद के लेवल पे एनालिसिस करना है। ये बेसिकली ना लर्निंग पर्पस से है कि आपको धंधों को कैसे देखना है, ठीक है, कैसे एलोकेशन लेना चाहिए, उसको सिखाने के लिए बेसिकली वीडियो है, ठीक है। देखिए अगर आपको ये धंधा पसंद आता है तो एलोकेशन कैसे लेते हैं, जो भी आपका मान लीजिए अगर आपकी पोर्टफोलियो साइज़ ठीक ठाक हो रखी है, अगर मान लीजिए 20-25 लाख का आपका पोर्टफोलियो हो रखा है तो ये लगा लीजिए उसका 4-5% से ज़्यादा आपको एलोकेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि नहीं पता होता कि एक धंधा है ना काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड होता है। कि मान लीजिए एक्सपोर्ट है, अभी जैसे वो चल रही थी, इनका एक्सपोर्ट नहीं चल पाया, ठीक है, उसके कारण रेवेन्यू नहीं बढ़ पाया, कंपनी जो गाइडेंस है उसको अचीव नहीं कर पाई, तो क्या करेंगे, ठीक है। और गाइडेंस जब अचीव नहीं कर पाती तो शेयर में बड़ी भयंकर करेक्शन होती है, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो उसको हैंडल एक ही तरीके से किया जा सकता है करेक्शन को, ठीक है, अगर आप एलोकेशन ढंग से कर सकते हैं। एलोकेशन देखिए एक रिस्क टूल है, ठीक है, और कुछ नहीं है दोस्तों। देखिए ये जो माइक्रो कैप कंपनीज़ हैं जिनका मार्केट कैप 100, 200, 500 करोड़ है, ये कभी भी 50% करेक्शन दे सकती हैं दोस्तों। और आपको ना इनको मेंटली तैयार रहना चाहिए ऐसे स्टॉक्स को कि ये कभी भी 50% गिर सकते हैं, ठीक है। मैंने काफ़ी बार अपनी 10-12 साल की जर्नी में देखा है कि ये स्टॉक्स है ना 100% पढ़ के फिर 50% करेक्शन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो है ना आप इसको है ना सही एलोकेशन रख के ही इस तरीके के स्टॉक्स को हैंडल कर सकते हैं। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसमें एलोकेशन कीजिए, मैंने एक आपको तरीका बताया है कि आपको धंधों को कैसा देखना चाहिए और उनमें एलोकेशन कैसे लें, ठीक है। क्योंकि मार्केट है ना आपको अपनी वॉलेटिलिटी से बाहर कर देगा, क्योंकि मार्केट में इतनी उठापटक होती है। इस तरीके के स्टॉक्स अपनी जर्नी में अगर मान लीजिए 10 या 15 गुना होंगे तो 10-15 गुना की जर्नी में पता नहीं कितने मल्टीपल टाइम 50% करेक्शन देंगे दोस्तों। तो इसीलिए आपको है ना ऐसे स्टॉक्स को हैंडल करने के लिए एक एलोकेशन सही रखना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा कि कैसे आपको धंधों को देखना चाहिए, कैसे उनमें एलोकेशन लेना चाहिए अगर कंपनी छोटी है तो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होगा तो आप पूछिएगा। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर।